चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बुढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज मेरे साथ जो शख्सियत देख रहे हो सुरेश द्रविड़ जी हैं, सरकारी अध्यापक हैं और अध्यापक के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। ऐसा क्या कर दिया भाई कि सरकार ने अध्यापकों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना पड़ गया। जानांगे 2 नंबर के काम करे करते कोई अवैध हथियार पकड़ा गया क्यों होया है। हाँ जी द्रविड़ साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर खुल कर बता दो मैटर क्या था जो देशद्रोह का मुकदमा एक अध्यापक में हमने पहली बार ही सुना है भाई किसी अध्यापक के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होया है। खैर देखो, देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है किसी और भी अध्यापक पर दर्ज हुआ हो। हाँ। ये तो खैर मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ें जो बेसिक जो चीज़ कारण है वो जो मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा। पहली बात यह है कि कैथल में 4 सितंबर को जन शिक्षा अधिकार मंच का गठन किया गया। हाँ। जन शिक्षा अधिकार मंच का जो गठन किया गया उसमें किसान यूनियन थी बहुत सारी शामिल। कैथल जिले की तमाम किसान यूनियनें उसमें शामिल थी। उसके साथ जितने भी टीचर संगठन थे वो सारे उसमें शामिल थे और कुछ सामाजिक संगठन और भी उसमें शामिल थे। तो उनको मिला करके 8 सितंबर को माननीय कमलेश ढांडा जो राज्य मंत्री है हरियाणा सरकार में, उनके आवास पर एक प्रदर्शन का फैसला लिया गया। 4 सितंबर की मीटिंग में मैं नहीं था, लेकिन हमारे राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से कुछ साथी उसमें शामिल थे। अच्छा जी। तो उसमें एक जन शिक्षा अधिकार मंच का गठन किया गया और जन शिक्षा अधिकार मंच के माध्यम से 8 सितंबर को प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन से पहले बैरिकेड भी तोड़े गए थे वहाँ पर टीचरों द्वारा, सामाजिक संगठन थे जो भी। तो 8 सितंबर को जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन में मैंने भी मतलब कुछ संबोधन किया था। उस संबोधन का एक वीडियो वायरल हो गया। वो हालांकि उस वीडियो में बहुत सारी काट छांट भी की गई है। अच्छा। लेकिन उस वीडियो में कुछ बातें हमारे माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ जा रही थी और उनमें मतलब ये नहीं था कि हम प्रधानमंत्री जी का कोई अपमान करना चाहते हैं। मतलब हम शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ बात कर रहे थे। भाई ये ठीक नहीं है, शिक्षा का जो निजीकरण किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। या बहुत सारे आप जैसे अभी सेना में भी एक तरह का निजीकरण शुरू हो गया है, पुलिस में निजीकरण हो गया है। हम उसके खिलाफ बात कर रहे थे। भाई जो निजीकरण है वो देश के लिए ठीक नहीं है। तो उसको कुछ साथियों ने जैसे भी सोचा होगा, लिया होगा, तो उसके संदर्भ में मुझे पहले उस स्पीच के आधार पर मेरे को सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा। हाँ, तो 12 तारीख को सस्पेंड किया, फिर 19 तारीख को मुझे बहाल कर दिया। अच्छा। तो 19 सितंबर को, फिर ठीक उसके 4 दिन बाद 23 सितंबर के को मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अच्छा। हाँ, अंडर इंक्वायरी मुझे बहाल किया गया था और 23 सितंबर को राजद्रोह का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कर दिया गया। तो उसको लेकर के कैथल में जन शिक्षा अधिकार मंच द्वारा लगातार धरना और प्रदर्शन जारी है। इस संबंध में बल्कि जो एक जन शिक्षा अधिकार मंच के जो संयोजक थे माननीय सतबीर गोयत जी, जो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ में भी प्रेस प्रवक्ता हैं, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। और अभी वो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं। तो 31 मार्च से पहले मतलब कि उनको 28 मार्च को बहाल किया और 31 मार्च को उनकी मतलब रिटायरमेंट थी। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार है वो जन भावनाओं का गला घोटना चाहती है, जबकि हम ये चाह रहे थे कि जो कन्याओं के, जो लड़कियों के स्कूल खोले गए हैं, भाई उनको बंद ना किया जाए, दोबारा उनको खोला जाए। जो कैप्ट पोस्टें की गई हैं उनको मतलब कैप्ट पोस्टों के नाम पर वो ठीक नहीं है। मतलब कि ये चीज़ें हम कह रहे थे कि भाई कैप्ट पोस्टों के नाम पर जो ख़त्म की गई हैं पोस्टें वो गलत है। जो आप कह रहे हो कि आपकी क्लिप वायरल हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उसमें कितनी काट छांट करी गई थी? मतलब वो क्लियर वीडियो भी आपके पास है कि भाई मैंने तो ये बोल लिया था? अभी तो है नहीं मेरे पास। अच्छा। लेकिन बहुत सारे साथियों के पास है वो वीडियो, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है। उसको देख करके आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें ऐसी कौन सी बात है। असल में मतलब दर्शकों ने ये बता दो भाई असल में आपका कहने का भाव क्या था और पेश क्या किया गया वो? हाँ देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैं तो ये चाह रहा था कि जो निजीकरण है वो ही एक तरह से देश के खिलाफ है। मैं निजीकरण को ये कह रहा था कि ये देशद्रोह का काम है। तो इसको सरकार ने जिस भी रूप में लिया वो तो सरकार जाने। तो हम ये चाहते हैं, निजीकरण से रोजगार घट रही हैं बड़ी संख्या में। अभी जैसे स्कूल हैं, अभी बहुत सारे स्कूल बंद हो गए और स्कूल बंद हो जाएंगे। उससे जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, छात्र हैं, उनके लिए आगे के लिए रोजगार पर प्रश्न चिन्ह है। जबकि हमारे देश में पहले ही 100 के पीछे 2.5 लोग नौकरी पे हैं, 2.5 भी नहीं रहे। जबकि कई देशों में ये 8 लोग हैं, कहीं 22 हैं, कहीं 32 हैं, 42 हैं।
तो हमारे देश में ये कभी डिमांड नहीं होती कि भाई यहाँ पर भी कम से कम अगर 10% लोग नौकरी में हो जाएं 100 के पीछे, तो कितनी अच्छी स्थिति होगी। आप थानों में जाकर के देखोगे, पुलिस के थाने हैं जो, उनमें भी आप देख लो क्या नाम है, जहाँ पर 40 पोस्ट सैंक्शन है, कई जगह 8 लोग परमानेंट एम्प्लॉई हैं, वहाँ SPIO हैं या दूसरे होमगार्ड वाले हैं। तो ये जो स्थिति है देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें लापरवाही रहती है। हर आदमी ये सोचता है कि मुझे एक ड्यूटी करनी है, तो वो ड्यूटी मतलब कि 9 से 5 या जो भी टाइम है उसमें वो करके अपने घर जाने की कोशिश करता है। उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही उतनी नहीं रहती। तो इसलिए ये जो निजीकरण है ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। लोग इसको आने वाले समय में देखेंगे। तो मैंने कहा था कि निजीकरण के खिलाफ हमें विद्रोह करने की ज़रूरत है। तो मेरी बात को उस संदर्भ में समझ करके देश के खिलाफ समझ लिया गया, जबकि मैंने तो देश को बचाने की बात की है, क्योंकि रोजगार बचेंगे, शिक्षा बचेगी, और तो ये देश बचेगा। अगर इस देश की शिक्षा खत्म हो गई तो देश का तो सत्यानाश तय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि भाई देश को अगर आगे लेके जाना है तो अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य है, और ये भारत का जो संविधान है उसमें कमिटमेंट है सरकार का, उसकी ड्यूटी है। अब आप ये सोचते हैं ना, जैसे हम सरकार कोई भी काम करती है, सरकार को क्या हम टैक्स देते हैं, कपड़ा पहनते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, तेल लगाते हैं, कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं, तो हर चीज़ पे टैक्स है। और उस टैक्स से जो इनकम होती है सरकार को, वो जो इनकम है सरकार की, वही तो सरकार खर्च करती है। सरकार अब माननीय नरेंद्र मोदी जी कोई पैसा घर से थोड़ा लेके आते हैं, वो अपने घर से लगा रहे हो, वो इसी देश की जनता से जो टैक्स से या अन्य साधनों से जो सरकार के पास आता है वही खर्च करते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जो देश में का पैसा है वो देश की जनता पर लगना चाहिए। और जो भारत का संविधान है उसमें ये कमिटमेंट है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा। ये सरकार की नैतिक ड्यूटी है कि अगर 0 से लेकर के 14 साल का जो बच्चा, उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा और उसका जो भी मतलब 14 साल तक वो पढ़ाने का जो है, ये दायित्व सरकार के ऊपर है। सरकार कहीं ना कहीं इससे भाग रही है, ये चिंताजनक पहलू है। अब जैसे हॉस्पिटल क्यों खोले गए सरकारी, क्योंकि ये कमिटमेंट था कि जो तमाम जो इस देश के नागरिक हैं उन नागरिकों के लिए मतलब कि स्वास्थ्य की देखभाल सरकार का जिम्मा था। लेकिन सरकार उसके से भाग रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल खुलवा दिए। और सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, आप अगर देखेंगे एक सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ 60 पोस्टें हैं, 15 या 16 डॉक्टर हैं, वो कैसे देखभाल करेंगे। तो हमें उनकी भी, डॉक्टरों की भी मजबूरी समझनी चाहिए। जो सरकार जिम्मेवारी है सरकार की, वो जिम्मेवारी नहीं निभा रही सरकार। इसलिए मतलब कि हमने उनके खिलाफ ये बात करी कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो सरकार ने इसको गलत तरीके से ले लिया कि भाई ये ऐसा ये कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि हम, पहली बात तो ये है कि इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि मैं किसान आंदोलन में भी मैंने काफ़ी जगह भाग लिया, और जाट आरक्षण संघर्ष समिति का आंदोलन था, उसमें भी मैं कई जगह गया। तो वहाँ मैं मतलब कि दीनबंधु सर छोटूराम, बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बारे में जानकारी देने गया था। तो वो कई जगह मुझे बुलाते हैं अभी भी गाँव में। गाँव के लोग मेरी मतलब बातचीत सुनने के लिए मुझे बुला रहे हैं, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो वहाँ पर जा कर के मैं समाज को इकट्ठा करने का भी काम कर रहा था। तो ये सरकार को हजम नहीं हुआ, तो उनको लगा कि ये तो तुम्हारे खिलाफ है, और ये खिलाफ समझ करके उन लोगों ने मतलब सरकार के लोगों ने देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया। बिल्कुल सर, एक बात बताओ, जैसे मतलब जो आपका टाइम था, नहीं प्राइवेट स्कूल इतने नहीं थे उस टाइम में गाँव में। आज तो मतलब एक छोटा सा गांव में भी 2-2 प्राइवेट स्कूल मिल जाए, और सरकारी में तो है ही कोई नहीं, कुछ भी बालक सारे 15 मिलेंगे सारी क्लासें मिला के। इसका जिम्मेवार आप किस न मानना हो? इसके लिए मैं सबसे पहले सरकार को ही जिम्मेवार मानता हूँ। क्योंकि सरकार का क्या, मैं देखिए अभी हम चीका से कैथल जाते हैं, यहाँ प्राइवेट बसें भी हैं और सरकारी बसें भी हैं। पहले जो प्राइवेट बस वाले, जो उनकी बस में परमानेंट सवारी जाती थी, उसको 5 रुपए की छूट दे देते थे, और बहुत सारे कर्मचारी भी उन प्राइवेट बसों में बैठ जाते थे। तो इससे क्या है कि ये छूट सरकारी वाला नहीं दे सकता। पहली बात तो ये है कि अगर प्राइवेट बसें ही नहीं लगाई जाती तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन होता, सरकारी बस का, और सरकारी बस की देखभाल भी अच्छी होती। तो अब उन बसों की देखभाल भी अच्छी नहीं है, उनका टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है बसों का, उनका टाइम पीरियड सरकार बार बार बढ़ा रही है। तो बार बार टाइम पीरियड बढ़ाने से वो जो उसकी कैपेबिलिटी है जो बस की, जितना समय था वो तो पार कर चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी उन बसों की समय सीमा बढ़ा करके बसें टूटी फूटी हैं, खराब हो चुकी हैं। अब उनमें लोग बैठना पसंद नहीं करते। प्राइवेट बस है जो अच्छी है, मतलब उसकी साफ सफाई भी ठीक रहती है, दूसरी चीज़ें भी,
और वहाँ कर्मचारी रहे नहीं सरकारी बसों के लिए जो साफ सफाई वाले थे, क्योंकि एक बस के साथ 12 कर्मचारी होते थे। अब वो कर्मचारी रहे नहीं, तो इस तरीके से जो आदमी प्राइवेट बस में जाता है वो खड़कती भी कम है। तो इस कारण से अब क्या नाम धीरे धीरे लोग सरकारी सिस्टम फेल हो जाएगा। फिर कई जगह जो प्राइवेट बस वाले हैं वो क्या नाम है सरकारी बसों के लोगों के साथ भी मतलब लड़ाई झगड़े भी करते हैं, टाइम की भी दिक्कत रहती है। ये भी एक बड़ा कारण है। अभी अब जज्जर में आपने देखा होगा, जज्जर साइड में अभी एक सरकारी बस के लोग थे, उनको पीटा गया कि आप इस बस को मतलब हर रोज समय पे लेकर क्यों आते हो, जिससे प्राइवेट बस वालों को दिक्कत हो रही थी। इस तरह के कारण भी रहते हैं। तो इस तरीके से मुख्यतः जब प्राइवेट स्कूल आए और प्राइवेट स्कूलों को जो छूट दी गई वो बड़ा कारण है। उसके बाद ठीक है, टीचर भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है और अभिभावक भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि टीचर भी टीचरों में भी सारी तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अभी पीछे से जो सरकारी टीचर थे बड़े गंभीर थे, लेकिन सरकार नहीं चाह रही कि जैसे हमें गैर शैक्षणिक अभी PPP का काम चल रहा है तो हमें परिवार पहचान पत्र जैसे कामों में उलझा करके रखा जाता है। BLO का कार्य हमारे पास है, बहुत सारे काम आते हैं, जन सेवा सर्वे है, कई तरह के सर्वे आते हैं, वो सारे हमें करने पड़ते हैं। वोट काटना है, वोट नया बनाना है, तो उससे मतलब कि जो मूल कार्य है वो प्रभावित होता है। हम क्लास में लग रहे हैं पढ़ाने, कोई भी आदमी आया, मान लेते मैं BLO हूँ, गाँव का कोई भी आदमी आया, वो मांगता कि जी ये लिख के दो, उसे क्या नाम है वीजा लगवाना है या पासपोर्ट बनवाना है, कई कामों में आज BLO की जरूरत होती है। तो वो हमें बोलता कि अभी दो, तुरंत दो। हम क्लास में लगे हुए हैं या स्कूल में आता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उस टाइम अनावश्यक आ रहा है, मतलब कि उससे जो शैक्षणिक माहौल है वो ख़राब होता है। तो सरकार को अगर ज़रूरत है तो सरकार को ये काम करना चाहिए, इसके लिए अलग से कुछ भर्तियां करे इन कार्यों के लिए, ताकि स्कूल का माहौल ठीक रहे। तो इसके लिए वैसे तो पूरे देश की जनता इसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन मुख्यतः मैं सरकार को मानता हूँ। सरकार चाहे तो इसमें सुधार कर सकती है और बाकी तबके भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि पीछे 3 साल में किताबें आई पिछले जो, तो इस तरह किताबें इतने लंबे समय में मिलेंगी तो सरकारी स्कूल क्या करेंगे। पीछे सरकारी स्कूलों में जो गरीब और वंचित तबके के बच्चे ज़्यादा हैं, उनको काफ़ी समय से बहुत सारे बच्चों को स्टाइफंड नहीं मिला। अब वो हमें आके पूछते हैं कि स्टाइफंड क्यों नहीं मिला। अब उनको स्टाइफंड हम क्या बताएं, क्योंकि सरकार ने आधार कार्ड उसके साथ ही लिंक कर दिया। अब आधार कार्ड उनका कई जगह सीड और फीड नहीं है, लिंक नहीं है, और आधार कार्ड में कई जगह त्रुटियां हैं, क्योंकि सरकार को ये त्रुटियां ठीक करनी चाहिए। कई जगह नाम में A है, कई जगह E है, मतलब कि उसके नामों में थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग की जो गलती है, इस कारण से वो मैच नहीं करते, और मैच नहीं करते तो उससे दिक्कत होती है। तो परिवार पहचान पत्र में भी इस तरह की दिखते हैं। तो उस कारण से जो है हमारे जो लोग हैं, हमारे देश की जो जनता है या प्रदेश की जनता, वो उनको परेशानी हो रही है। उनके जो खाते हैं वो अपडेट नहीं हो पा रहे, इसलिए उनके खातों में पैसे नहीं आ रहे, और इस कारण सरकार को भी एक बहाना मिल गया कि भाई इन बच्चों के तो आधार कार्ड ठीक नहीं है। या तो सरकार तो उससे आगे जाकर भी कह रही है कि ये कह रही है कि भाई ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये तो फर्जी हैं, जबकि वो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास जो आधार कार्ड में गलतियां हैं और उन गलतियों के कारण उनके खातों में पैसे नहीं आए, और वो बार बार टीचर को दोषी मानते हैं। तो इस तरह की जो सामाजिक कल्याण की जो नीतियां हैं, सरकार को उनके लिए अलग विभाग बनाना चाहिए, उसको देनी चाहिए। या पहले से ही हमारे पास समाज कल्याण विभाग है या कल्याण विभाग है, वेलफेयर ऑफिस है, जो सोशल वेलफेयर ऑफिस है, उनको ये जिम्मेवारी दी जा सकती है, उसके कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ये काम ना कर करके वो सारा टीचरों से करवाया जा रहा है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते, तो फिर टीचर क्या करेगा, क्योंकि किसी भी काम को हम करने के लिए बाध्य होते हैं जब, तो दिमाग भी बिजी होता है। जैसे आप आज इंटरव्यू लेने आए मेरा, तो आप लेने आए तो आपको सफ़र करना पड़ा या आपको तैयारी करनी पड़ी, आपके दिमाग में एक चीज़ थी। तो ऐसे ही जब भी हम कोई इस तरह का काम करते हैं तो हमारा दिमाग भी बिजी होता है कि आज हमें ये काम करना है। अब पढ़ाने की बजाय जब दूसरे काम हमारे पास हैं, गैर शैक्षणिक काम, तो हमारा दिमाग उन कामों में बिजी होता है कि मिड डे मील में कितना राशन लगेगा, कितना नमक लगेगा, कितना तेल लगेगा, कहाँ से आएगा, कब आएगा। तो ये सारी चीज़ों से दिमाग हमारा कंफ्यूज होता है या उसमें बिजी होता है, व्यस्तता बढ़ जाती है, और इस कारण से बढ़ने के कारण फिर हम जो पूरा जो दिमाग हमें पढ़ाने पर लगाना चाहिए वो नहीं लगा पा रहे। ये बड़ा कारण है, और इसके लिए हम अकेले टीचर को दोषी नहीं मान सकते, इसके लिए सरकार मुख्यतः ज़्यादा दोषी है। ठीक है, टीचर भी कई जगह लापरवाही करते हैं, वो लोग दोषी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर टीचर ईमानदार है
वो कुछ अच्छे टीचर पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर अच्छे टीचर हैं, वेल क्वालिफाइड हैं स्कूलों में। अगर उनको पूरा मौका दिया जाए तो शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। बिल्कुल जी। तो वे ये थे सुरेश द्रविड़ जी। इन आपने इनकी पूरी बातें सुनी। देखना आपने है बातों में कितनी सच्चाई है। सरकार के खिलाफ लड़े हैं और अपने हकों के लिए लड़े हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अंत में चढ़ता रहना देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बुढ़ाखेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।